दोस्तों, कई बार हमें ऐसी प्रेत बाधा बहुत ज़्यादा बड़ी लगती है, लेकिन समय आने पर हम उससे निपटारा पा लेते हैं और बाद में महसूस करते हैं ये परेशानी छोटी थी, सिर्फ हमारे दिमाग ने इसे बहुत ज़्यादा बड़ा बना लिया था। और कई बार ऐसी प्रेत बाधा हमें लगती है कि बहुत ज़्यादा छोटी है, लेकिन उसके पीछे की कड़ियाँ बहुत ज़्यादा बड़े रहस्य की ओर इशारा करती हैं और ऐसी परेशानी को छोटा समझने वाला बहुत ज़्यादा बड़ी मुश्किल में फंस जाता है। दोस्तों, आज मैं एक सच्ची कहानी लेकर आया हूँ वेदांत और उसकी बहन विदिशा की। विदिशा के ऊपर एक ऐसी प्रेत बाधा आ जाती है कि वो समझ नहीं पाती इससे बचा कैसे जाए, और वेदांत उस परेशानी से अपनी बहन को दूर करवाने के लिए कैसे कैसे भटकता है, और अंत में जो आता है ट्विस्ट वो बहुत ही अजीब होता है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही खौफनाक और भयानक होने वाली है। आपको यकीनन अंदर तक डर लगने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। वेदांत, जो कि 12वीं की कक्षा पूरी कर चुका था, उसके बाद कॉलेज में पढ़ना चाहता था, लेकिन उसके गांव के आसपास कोई अच्छा कॉलेज नहीं था। कॉलेज जाने के लिए उसे शहर जाना पड़ता और उसे डर था कि बस का किराया बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कॉलेज की फीस का इंतज़ाम कर लिया जाएगा, लेकिन इससे मेरे पिता पर बोझ बढ़ जाएगा। अब वेदांत के जो पिता थे वो भोपाल में काम किया करते थे और हफ्ते में एक बार गांव आया करते थे। कब से वेदांत की माँ कहे जा रही थी वेदांत के पिता को कि हमें भी वहाँ ले जाइए, हम एक साथ रहते हैं। लेकिन जो वेदांत के पिता थे वो पहले छोटा सा काम किया करते थे, अब काम उनका अच्छा चलने लगा था, तो वो कह रहे थे मुझे छोटा सा कोई घर खरीदना है जिसके बाद पूरे परिवार को वहाँ लेकर जाऊँगा। मैं नहीं चाहता कि मेरा परिवार किराए के घर पर रहे, वहाँ कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तुम्हें पता है कई बार वहाँ पीने के लिए पानी नहीं मिलता, वहाँ पानी को इस्तेमाल करने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। मैं चाहता हूँ हमारा अपना घर हो, वहाँ पानी का अच्छा कनेक्शन हो, वहाँ पर मैं पूरे परिवार को लेकर जाऊँ। इसलिए 2 सालों तक वो भटकते रहे थे वेदांत के पिता। उसके बाद उन्हें एक छोटा सा घर मिल गया। अब ये कोई घर अच्छा बना हुआ नहीं था, लेकिन बहुत सस्ते में मिला था, उनके बजट में था। इसमें 2 कमरे बने हुए थे, ईंटों का बना हुआ मकान था जिसकी छत पर ज़रा सीलन आया करती थी। और वेदांत के पिता ने सोचा था इन सब का इलाज तो मैं कर लूँगा, अब खुद ही रिपेयर का काम हम कर सकते हैं, जिससे सस्ता मिला घर हमारे काम का बन सकता है। इसके बाद वो काम पर लग गए। वेदांत को उन्होंने बुला लिया। अब वेदांत और उसके पिता मिलकर सीमेंट का काम कर रहे थे, छत का काम कर रहे थे, जहाँ से कुछ ख़राब था वो ठीक कर रहे थे। बाहर बहुत ज़्यादा घास उगी हुई थी। 2 कमरे थे, पास में बाथरूम बना हुआ था, बाहर हॉलवे था छोटा सा और सस्ते में घर मिला था। आगे पार्क जैसी जगह थी जहाँ बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ थी। पहले तो झाड़ियाँ साफ़ की, फिर वहाँ पत्थर थे, उन्हें जो पत्थर मिल रहे थे उन्हें टिका रहे थे फर्श बनाने के लिए। अब गरीबी में वो यही तो कर सकते थे। इस तरह बाहर का उन्होंने फर्श बना लिया। अब वेदांत ने अपने पिता को कहा, क्या हम यहाँ पर अब आ सकते हैं? वेदांत के पिता भी बहुत ज़्यादा खुश थे। वो चाहते थे कि मेरा परिवार मेरे साथ रहे, मैं हफ्ते बाद मिलने के लिए जाता हूँ अपनी बीवी को, अपने बच्चों को। अब यहाँ पर आ जाएंगे, मेरे लिए सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने अपने परिवार को यहाँ पर बुला लिया। अब पूरा परिवार बहुत ज़्यादा खुश भोपाल में रह रहे थे। शहर था और एडमिशन करवा ली थी वेदांत ने। उसकी बहन अभी 10वीं में पढ़ती थी और वो भी चाहती थी कि यहाँ तो बहुत अच्छा शहर है, यहाँ तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगी, और कॉलेज भी ज़्यादा दूर नहीं था, मैं चलकर जा सकती थी, किराया देने की ज़रूरत नहीं। अब वेदांत तो कॉलेज में पढ़ने लगा था। पहले कुछ दिन बहुत अच्छे से निकल रहे थे। वो आस पड़ोस में जाते, पड़ोसियों से बात करते। वहाँ कई घर बने हुए थे, वो भी ज़्यादा अमीर लोगों के घर नहीं थे, लेकिन फिर भी लोग काफ़ी अच्छे थे, उनसे बात कर रहे थे, उनकी मदद कर रहे थे। उन्होंने जान पहचान बनाना शुरू कर दी। इस तरह 1 महीना निकल चुका था। जो वेदांत की माँ थी वो अलग अलग घरों में जाती थी कुछ काम पूछने के लिए कि शहर में तो औरतें भी काम करती हैं ना, गांव में मैं सिर्फ सिलाई का काम कर पाती थी, यहाँ कोई घर की सफाई का काम मिल जाए या कोई और काम मिल जाए, मैं पति का हाथ बटाऊं, घर में ज़्यादा पैसे आएंगे, अब बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी पढ़ाई में थोड़ी आसानी हो जाएगी। इसीलिए वेदांत की जो माँ थी अलग अलग घरों में जाती, काम के लिए पूछती और वेदांत कॉलेज में मस्ती किया करता। लेकिन 1 महीने बाद उन्हें एक अजीब सी परेशानी का सामना करना पड़ा।
1 महीना हो गया था इस घर में रहते हुए। उन्हें कभी महसूस नहीं हुआ कि इस घर में कोई भूत प्रेत हो, कभी कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। लेकिन एक रात जब वेदांत की माँ और विदिशा, जो कि वेदांत की बहन थी, वो एक अलग कमरे में रहा करते थे। वेदांत अपने पिता के साथ अलग कमरे में रहते थे। हॉलवे में भी उन्होंने एक बेड बिछाया हुआ था, लेकिन वहाँ पर उन्होंने सोचा था कोई मेहमान आएगा तो उसे सुलाएंगे। गांव से कोई ना कोई जान पहचान वाला घर देखने के लिए आ सकता था, इसीलिए वहाँ पर उन्हें सोने के लिए देंगे। लेकिन अचानक रात के कोई 11 बजे चीखने की आवाज़ आने लगी। अब ये चीखने की आवाज़ बहुत ज़्यादा ऊंची थी। कभी भी गांव में ऐसे घर में चीख की आवाज़ उन्होंने सुनी नहीं थी। पहले तो वेदांत के पिता बहुत ज़्यादा डर गए, वेदांत भी बहुत ज़्यादा डर गया। क्या कोई घर में घुस आया है? क्या मेरी बहन को कोई छेड़ रहा है? मेरी माँ के साथ कुछ कर तो नहीं रहा? कोई मार तो नहीं रहा? जो इतनी चीखें हैं वो कोई चोर तो नहीं आया? वो भागे सीधा विदिशा और उसकी माँ के कमरे में। तो वहाँ जाकर देखा कि जो विदिशा की माँ थी वो खुद घबराई हुई दीवार से सटी हुई इस तरह से देख रही विदिशा की ओर। और जो विदिशा थी ना, उसने अपना मुंह ऊपर की तरफ किया हुआ, उसकी आंखें बिल्कुल ऊपर की तरफ चढ़ी हुई थी, सफ़ेद आंखें हो चुकी थी, और वो मुंह खोले हुए लगातार चीखें मारे जा रही। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई दौरा पड़ा हो। और वेदांत ने जब ये देखा, उसने जल्दी से विदिशा को पकड़ा और सही करने की कोशिश की। वेदांत के पिता पानी लेकर आए, उसके मुंह पर पानी मारा गया। कुछ देर बाद वो चीखती रही और अचानक जैसे एक झटका लगा हो, वो बिल्कुल सीधी होकर लेट गई। उसके बाद वो हिलाने लगे, तब वो ऐसे उठी जैसे वो नींद से उठी हो। वो देखने लगी, आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? अब जो विदिशा की माँ थी वो रो रही थी, और विदिशा के जो पिता थे वो भी घबराए हुए। वेदांत सामने बैठा हुआ, और विदिशा खुद देखकर हैरान, पूरा परिवार यहाँ मुझे घूर क्यों रहा है? तब वेदांत ने कहा, चीख क्यों रही थी? विदिशा ने कहा, मैं तो चीख ही नहीं रही थी। वेदांत कहता रहा ये सब हुआ, और विदिशा मानने का नाम नहीं ले रही। फिर विदिशा को लगा कोई मेरे साथ परेशानी तो नहीं, मुझे कोई दौरा तो नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कल डॉक्टर के पास जाकर आएंगे, फिर देखेंगे। अब अगले दिन सबसे पहले तो विदिशा को डॉक्टर के पास लेकर गए। उन्होंने बताया ऐसे रात को इसने चीखें मारी है, और डॉक्टर ने दवाई तो दे दी, लेकिन वो कह रहा था इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर तो ऐसी कोई चीज़ हो, ऐसी कोई बीमारी हो, लंबे समय तक चलती हो, दिमागी परेशानी हो या कोई टेंशन हो, फिर तो मैं दवाई दे सकता हूँ। अभी सिर्फ नींद की गोली दे देता हूँ ताकि दोबारा ऐसा ना हो। शायद ये बहुत ज़्यादा डर गई हो, इसने सपना कोई भयानक देखा हो। तो बच्चे जो सपने देखते हैं ना, उससे डर जाते हैं और इस तरह से चीखने लगते हैं। तो विदिशा का जो पिता था और वेदांत, वो थोड़ा रिलैक्स हुए। चलो कोई बात नहीं, अब डॉक्टर ने कह दिया है परेशानी वाली बात नहीं है, तो परेशानी वाली बात नहीं है। फिर से वो आ गए घर में। अब घर में जो विदिशा थी, आज उसे स्कूल से छुट्टी हो गई थी। अब डॉक्टर के पास जाना था तो स्कूल नहीं जाना था, तो वो घर में कोई सिलाई का काम करने लगी। वहाँ घर में पर्दे नहीं थे, तो उन्होंने एक सस्ता कपड़ा लेकर आए थे वो, और उससे वो पर्दे बनाने के बारे में सोच रहे थे। अब छुट्टी हो गई थी विदिशा को, तो विदिशा सोचने लगी मैं पर्दे सिलती हूँ ना, अब माँ को घर से बाहर जाना है, आस पड़ोस में थोड़ा मिलना है, थोड़ा काम के बारे में पूछना है। 1-2 घर हैं जहाँ वो थोड़ा बहुत सफाई का काम करने लगी हैं, तो इस तरह से वो गई हैं, मैं पीछे पर्दों का काम कर लेती हूँ। जब वो पर्दों का काम कर रही थी ना, उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे उसे सपने आ रहे हों। वो दिन के वक्त ही पर्दे सीने का काम कर रही थी, और अचानक उसे भयानक सा सपना आता जैसे उसकी आंख लग रही हो, जबकि उसे नींद नहीं आई हुई थी। 1-2 बार ऐसा हुआ, उसे भयानक सा आंखों के सामने सपना आया और वो बहुत ज़्यादा डर गई। उसने पर्दे वहीं पर रख दिए। अब जो वेदांत था वो भी घर में था, वो अपने कमरे में बैठा हुआ था, वो किताबों में गड़ा हुआ था, क्योंकि उसके कई चैप्टर अभी क्लियर नहीं थे। वो थोड़ा लेट हो गया था कॉलेज में एडमिशन के लिए, इसीलिए वो बस पढ़ाई पर ध्यान देना चाहता था। लेकिन विदिशा डरी हुई उसके पास आई और बताने लगी इस तरह से मुझे अजीब से सपने आ रहे हैं। तो वेदांत ने कहा वो डॉक्टर ने दवाई दी है ना, वो खा ले। विदिशा कहने लगी मैं सोई हुई नहीं थी, मैं जागी हुई थी, मैं सिलाई का काम कर रही थी, तो डरावने से सपने आ रहे थे। आंखों के सामने दृश्य दिख रहे थे, कोई पहाड़ियाँ दिख रही थी, कोई बिल्डिंग दिख रही। ऐसा पता लग रहा था यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन सपने से आ रहे हैं खुली आंखों से। वेदांत कहने लगा तो खुली आंखों से सपने देखने लगी है, तो पागल तो नहीं हो रही? रात को चीखें मारती है, दिन के वक्त सपने आते हैं। डॉक्टर ने कहा था ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, तो किस बात की टेंशन लेके बैठी है? विदिशा ने कहा कोई मुझे टेंशन नहीं है, तू समझ क्यों नहीं रहा? मैं थोड़ा सा डर रही हूँ। तो विदिशा अब वेदांत के साथ बैठ गई। अब ये एक बेड था, इस तरफ वेदांत बैठा हुआ किताब पकड़े हुए किताब पढ़े जा रहा। उसकी बहन विदिशा दूसरी तरफ बैठी हुई थी, वो मुंह एक तरफ करके जैसे दीवार से सर
टिका कर बैठी हुई थी। वो डरी हुई थी, घबराई हुई थी। उसे कोई बड़ी परेशानी तो नहीं हो गई, मैं पागल तो नहीं हो रही, ऐसे मुझे दिन के वक्त सपने आ रहे हैं, ये सब हो रहा है। उसके बाद जो वेदांत था वो देखने लगा कि टक टक की आवाज़ आ रही है। ऐसा लग रहा था जैसे घड़ी की सुई चल रही हो ना, उसके साथ ही कोई दीवार पर ठक ठक कर रहा हो। ये भारी सी आवाज़ थी। वेदांत घबरा गया, देखने लगा ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। फिर वो दीवार की तरफ देखने लगा, खिड़की की तरफ देखने लगा, कोई जानवर बाहर से खिड़की को खटखटा तो नहीं रहा। फिर उसका ध्यान गया अपनी बहन की तरफ। उसकी जो बहन विदिशा थी ना, जो दीवार से इस तरह से सटकर बैठी हुई थी, दूसरी तरफ देख रही थी, वो बार बार सर ने ऐसे करके दीवार पर मार रही थी, बार बार ऐसे सर अपना दीवार पर मारे जा रही। और ये देखकर वेदांत को बहुत ज़्यादा अजीब लगा। ये पागल हो गई है, क्या कर रही है, बार बार डराई जा रही है। उसने विदिशा को आवाज़ लगाई, विदिशा हट जा, क्यों तंग कर रही है, मैं पढ़ रहा हूँ, अपने कमरे में जा। अब विदिशा उठी भी नहीं, उसने जवाब भी नहीं दिया, वो रुकी भी नहीं। वो बार बार अपने सर को दीवार से टकराए जा रही और इससे वेदांत बहुत ज़्यादा चिढ़ने लगा। एक दो बार तो उसने विदिशा को कहा भी कि रुक जा, हट जा, लेकिन वो समझ नहीं रही, तो वेदांत बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। उसने अपनी किताब एक तरफ रखी, उठा और घूमकर उसके सामने गया। उसने सोचा हुआ था अब ये हट नहीं रही है तो एक चमाट लगाऊंगा इसके, तब ठीक होगी, बेवजह डराई जा रही है, बेवजह काम नहीं करने दे रही। अब वेदांत जब सीधा गया विदिशा के सामने तो उसने देखा जो विदिशा थी ना, उसकी आंखें ऊपर की तरफ ऐसे चढ़ी हुई और उसकी सफ़ेद आंखें दिख रही और पुतलियां नजर नहीं आ रही, और वो बार बार अपना सर एक तरफ मारी जा रही। वेदांत ने पहले उसको कंधों से पकड़ा, हिलाया कि ये होश में तो है ना, बेहोश तो नहीं हो गई, इस तरह हरकतें कर रही है, कोई सपना तो नहीं देख रही। उसने बार बार हिलाया। जो विदिशा थी वो जवाब भी नहीं दे रही थी, बार बार बस अपना सर इस तरह से दीवार से टकराए जा रही। अब वेदांत को पहले लगा था ये मजाक कर रही होगी या मुझे तंग कर रही है, जैसे बहनें करती है ना अपने भाइयों को, बेवजह तंग करती हैं, विदिशा किया करती थी, लेकिन इस तरह से इतना ज़्यादा डराया नहीं करती थी, छोटा मोटा तंग किया करती थी, पढ़ने नहीं देती थी, कुछ किताब पकड़ लेती, ये सब हरकतें करती थी, इस तरह से डराती नहीं थी। आज वेदांत डर गया, उसको हिलाता रहा, उसे होश नहीं आ रहा। अचानक उसके बाद वेदांत गया किचन में और किचन से लेकर आया पानी। उसे लगा इसे पानी पिलाऊंगा, इसके मुंह पर पानी के छींटे मारूंगा। जैसे ही वो वहां पर पहुंचा उसने देखा कि जो विदिशा थी ना वो दीवार से सटी हुई सामने देख रही, और जैसे ही वेदांत वहां निकला ना, जैसे दरवाजे से आगे आया, उसे देखकर बहुत ज्यादा चौंक गई। तू सामने कैसे आ गया? फिर विदिशा ने पीछे मुड़कर देखा, तो पीछे बैठा था, वहां किचन में कब चला गया? मैं तो इस तरफ देख रही थी। वेदांत ये देखकर हैरान और कहने लगा, तू पागल है, इतनी देर से मुझे डरा रही थी, मुझे लगा तू बेहोश हो चुकी है और तेरे दिमाग में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो बार बार दीवार से सर मार रही थी। विदिशा ने कहा, कब सर मार रही थी? मैं तो आराम से बैठी थी, तू पढ़ रहा था, मुझे डरावना सपना है इसलिए मैं तेरे पास बैठी, तेरे पास थोड़ा सेफ फील होता है। मैं वैसे ही इस तरफ किताबों को देख रही थी, तेरी किताबें गिन रही थी, तू पागल है, कितनी किताबें पढ़ता है, तभी अचानक तू सामने से आ गया। वेदांत ने कहा, तुझे कुछ याद नहीं? तू दीवार पर सर मार रही थी, तेरी आंखें ऊपर की तरफ चढ़ जाती हैं, तू होश में नहीं आती। विदिशा ने कहा, नहीं। अब वेदांत डर गया था। उसके बाद वेदांत को लगा परेशानी बड़ी है। अब जो डॉक्टर की पर्ची थी ना वो आज की थी, उसे लगा अब दोबारा तो पैसे कटेंगे नहीं उस डॉक्टर के पास, दोबारा चलता हूँ, पहले तो सुबह गए थे ना, अब दोपहर को चलता हूँ, माँ भी वैसे आने वाली होगी, लेकिन मैं बाद में बता दूंगा। वो विदिशा को लेकर सीधा डॉक्टर के पास पहुंच गया। अब डॉक्टर को फिर से ये सब बताया कि ये सब हुआ दोपहर में। डॉक्टर कहने लगा कि इसके साथ कोई परेशानी लगती तो है नहीं, आंखें चेक कर ली हैं, अब टेस्ट करवाने होंगे, वो टेस्ट थोड़े महंगे हो जाएंगे, क्या तुम करवाना चाहते हो? अब जो वेदांत था उसे थोड़ा सा डर लग रहा था क्योंकि वो पैसे कमाता नहीं था। अब जो टेस्ट के पैसे लगेंगे वो तो पिता के लगेंगे ना, तो परमिशन भी पिता की लेनी होगी। तो उसने कह दिया कि आप बता दीजिए कौन से टेस्ट करवाने होंगे, मैं वो टेस्ट करवा दूंगा, लेकिन अभी नहीं करवा पाऊंगा, पिता से बात करनी होगी। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, अभी मैं दवाई वैसे कोई और देने वाला नहीं, क्योंकि वो नींद की दवाई है, हो सकता है ये थोड़े स्ट्रेस में हो इसीलिए ये सब कर रही हो। कई बार बच्चे स्ट्रेस में होते हैं, डरने की बात नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये टेस्ट करवा लेना, इससे मैं पता कर लूँगा, कोई इसकी शुगर लेवल कम तो नहीं है, बीपी तो नहीं बढ़ता, ये सब टेस्ट करवाने होंगे। तो विदिशा को लेकर वेदांत आ गया घर। माँ इंतज़ार कर रही थी कि बच्चे कहाँ पर चले गए। जब वेदांत वहाँ पर पहुँचा, माँ पूछने लगी, क्या हुआ, कहाँ से आए हो?
वेदांत ने पूरी बात बता दी। विदिशा मानने का नाम नहीं ले रही। विदिशा थोड़ी सी शर्मिंदा हो रही थी कि मेरे साथ ये सब हुआ, मेरा भाई बता रहा है, मुझे तो याद नहीं है। वो कह रही नहीं माँ, ये थोड़ा सा बढ़ाकर बता रहा है, ये मुझे तंग करता है। लेकिन वेदांत जिस तरह से बता रहा था, वेदांत की माँ समझ गई थी गड़बड़ तो है। उसने कहा डॉक्टर के पास गए थे? तो वेदांत ने कहा मैं डॉक्टर के पास गया था। तो माँ ने पूछा क्या कहा डॉक्टर ने? वेदांत ने कहा उसने टेस्ट करवाने को कहा है। उसने कहा ये थोड़ी स्ट्रेस में है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी, अगर बात नहीं बनती है तो फिर टेस्ट करवाना है, वो देखेंगे फिर पता चलेगा। अब उसकी माँ कहने लगी उसमें तो खर्च हो जाएगा। वेदांत ने कहा हाँ खर्च हो जाएगा, इसीलिए थोड़े दिन बाद करवाएंगे ना, अगर ये ठीक रहती है फिर नहीं करवाएंगे। डॉक्टर ने कहा कोई परेशानी वाली बात नज़र तो नहीं आ रही चेहरे पर। तो इस तरह उनमें बात हुई। अब रात के वक्त उसके पिता घर पर आए और पिता को भी उन्होंने सब कुछ बता दिया। वो समझ नहीं पा रहे थे आखिर विदिशा को हो क्या रहा है। उस रात 10 बजे विदिशा पहले तो किचन में गई थी, क्योंकि वो खाना बनाया करती थी माँ के साथ, लेकिन जो स्वीट डिश होती ना, सबसे अंत में बनाने वाली स्वीट डिश, वो बनाया करती थी। वो कभी कुछ मीठा बना देती, कभी कुछ मीठे चावल बना देती, ताकि खाने के बाद सबको कुछ ना कुछ मीठा खाने को मिल जाए। ये वो अकेले किया करती थी। अब वहाँ टीवी लगा दिया था, वो टीवी देखा करते और सोने से पहले ये मीठा खाते थे। वो खाना पहले 9 बजे या 8:30 बजे खाते, लेकिन ये 10 बजे के करीब मीठा खाया करते। विदिशा अब किचन में गई हुई थी, वो खाना बना रही थी। अचानक बर्तन गिरने की आवाज़ आने लगी। वो डर गए, ये बर्तन कहाँ से गिरे। पहले तो 1-2 बर्तन गिरे, फिर जो वेदांत था चीख कर बोला तुझे ध्यान नहीं रखा जाता, क्या चीज़ें गिराई जा रही है, बेवजह सामान गिराती रहती है। ये उसने कहा क्योंकि कई बार विदिशा से सामान गिर जाता था, उसकी माँ से भी गिर जाता था। ये तो किचन में होता रहता है ना, बर्तन कभी कभी हाथ से फिसल जाते हैं। अब 1-2 बर्तन गिरे थे, कुछ देर बाद और बर्तन गिरे और कुछ देर बाद और बर्तन गिरते गए। ऐसा लग रहा था जैसे विदिशा जानबूझकर बर्तनों को नीचे गिरा रही हो। जब वेदांत भागता हुआ वहां पर गया तो उसने देखा जो विदिशा थी वो नीचे लेटी हुई थी। वो लेटी हुई थी, सारे बर्तन नीचे, और इस तरह से हाथ कर रही थी और सभी बर्तनों को बार बार इधर उधर फेंके जा रही थी। वही बर्तन बार बार उछल कर गिर रहे थे। ये देखकर वेदांत बहुत ज़्यादा डर गया और उसका ध्यान जब विदिशा की आंखों पर पड़ा ना, उसने देखा जो विदिशा की आंखें ऊपर की तरफ चढ़ी हुई, बिल्कुल वैसे जब ये होता है ना इसके साथ, तब कुछ गड़बड़ होती है। वो देख रहा, तब उसने माँ को बुलाया, पिता को बुलाया। उन्होंने देखा ये सब क्या है, ये तो कोई बड़ी गड़बड़ सी लगती है। अब जो विदिशा थी उसने एक और चीज़ की, वो एकदम उठकर बैठ गई, आंखें ऊपर की तरफ ही चढ़ी हुई, हंसने लगी। बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसती जा रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो पागल हो गई हो। हंसे जा रही। फिर वो कहने लगी अब विदिशा नहीं बचने वाली। ये सुनकर तीनों बहुत ज़्यादा डर गए। उन्हें अब ये लगा कि ये परेशानी डॉक्टर वाली परेशानी नहीं है, ये कुछ और है। हो सकता है ये नया घर है, इसमें कोई प्रेत था जो हमें किसी को नजर नहीं आया, लेकिन जो विदिशा थी ना उसके ऊपर उसका साया आ गया और ये ऐसी हरकतें करने लगी। इसके बाद वो क्या करते, फिर वो उनके समझ में कुछ नहीं आ रहा। वो रात को सोना नहीं चाहते थे। कुछ समय बाद वो ठीक हो जाती, और जब ठीक हो जाती उसे समझ में नहीं आता। वो कहती ये सामान किसने गिरा दिया है, पागल है वेदांत, तू सामान गिरा के चला गया, मैं तो स्वीट डिश बनाने के लिए आई थी। उसे याद ही नहीं क्या क्या हुआ। अब गवाह थे उसकी माँ, उसके पिता, वेदांत खुद कह रहे ये तूने किया। वो मान नहीं रही। अब वो थोड़ा गुस्सा करने लगी थी। उसे लगा कि ये सब वेदांत करता है, मुझे फंसा रहा है। वो थोड़ा शर्मिंदा भी हो रही थी कि क्या वो पागल हो रही है, वो इससे बचना चाहती थी। इसके बाद वो रात बड़ी मुश्किल से निकली और सब सो नहीं पाए थे, सिर्फ विदिशा थी जो सो पाई थी। बाकी बार बार जाकर विदिशा की तरफ देखे जा रहे थे। अगले दिन जो विदिशा की माँ थी वो कहने लगी एक औरत है पड़ोस में, वो मुझे कह रही थी कि आपने घर तो ले लिया है, कोई पूजा पाठ इस तरह का काम करवाना होता तो उसे बताते। वो इस तरह झाड़ फूक करती है, नया घर लेना हो उसमें भूत हो सकते हैं, वो पहले कह रही थी। मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, हमारे पास कौन से पैसे थे, मैं उससे बात करके आती हूँ। इसके बाद विदिशा की माँ गई उस औरत के पास। अब वो औरत को लेकर वहाँ पर आ गई। जैसे ही वो औरत को विदिशा ने देखा कि ये कैसी औरत है, अजीब सी थी, बूढ़ी सी औरत थी, काफ़ी मोटी थी और हाथ में ढेर सारा अजीब अजीब पुराना सा सामान, काले नींबू, हाथ में झाड़ू था। अब उस झाड़ू के ऊपर कुछ मोर पंख लगाए हुए ऐसी अजीब अजीब चीज़ें उसने रखी हुई थी। अब विदिशा की माँ कहने लगी विदिशा को तू चुप कर, अब इसे करने दे जो करना चाहती है, हमारे घर में भूत है और तुझ पर भूत का साया है।
अब वो औरत विदिशा के सर पर वो झाड़ू घुमाने लगी, घर में नींबू रखने लगी, वो काले रंग के नींबू, जगह जगह सिंदूर बिखेरती गई, कई जगह पर वो अपनी कोई खास चीज़ें रखती। ये सब करने के बाद वो कहने लगी आपके घर पर भूत का साया है। अब इस भूत के साये को दूर करने के लिए आपको 15-20 दिन का इंतज़ार करना होगा। मैंने झाड़ फूक तो कर दी है, लेकिन ये रेगुलर करते रहना होगा, इसीलिए मुझे आपके घर में आते रहना होगा और धीरे धीरे इसके शरीर पर बदलाव होने शुरू हो जाएंगे। ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है, मैं पहले भी ऐसे भूत प्रेत का निवारण कर चुकी हूँ, ये मेरे लिए आम बात है। विदिशा की माँ को तब जाकर थोड़ा सब्र हुआ था, उसे लगा अब ठीक हो जाएगा सब कुछ। उस रात विदिशा फिर से बहुत ज़्यादा चीखी थी। उसने वेदांत की किताबों को फाड़ दिया। वो छलांगे लगाकर स्पाइडरमैन की तरह पंखे पर लटक जाती, वो दीवार पर ऊपर चढ़ने लगती। अब उनके एक गलियारा सा था, जो दीवारें थी ज़्यादा नहीं, कोई 4-5 फुट दूर दूर दीवारें थी। वहाँ पर एक तरफ हाथ रखती, एक तरफ टांगे रखती, ऐसे करके ऊपर छत पर चढ़ जाती। आंखें उसकी ऊपर की तरफ चढ़ी होती और वेदांत ये देखकर हैरान था, इसे नज़र कैसे आता है। पुतलियाँ तो ऊपर चढ़ा लेती है अंडरटेकर की तरह, फिर भी इसे सब कुछ सामने दिखता रहता है। अब इस तरह वो करने लगी थी। इसके बाद वेदांत पता क्या करता, वेदांत विदिशा को पकड़ लेता, रस्सी से बांध देता, कभी कुर्सी से बांध देता, कभी बेड से बांध देता। 3-4 दिन ये सब होता जा रहा था और विदिशा की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी थी। विदिशा जब प्रेत के साए में इस तरह से बंधी हुई होती तब तो वो पागलों की तरह हरकतें करती। जब वो ठीक हो जाती ना, तब वो मायूस सी रहती, बेड पर लेटी रहती, रोती रहती, बार बार कुछ सोचती रहती। वो क्या सोच रही थी बाकी घर वाले भी जानना चाहते थे और वेदांत भी उससे बात करता, लेकिन वो बहुत ज़्यादा निराश थी, जैसे कुछ बात अपने अंदर छिपा रही हो। अब वेदांत की माँ बार बार उस औरत को हर रोज़ लेकर आती, वो हर रोज़ झाड़ फूक करती। 7-8 दिन इसी तरह से वो झाड़ फूक करती रही। वो कहती रही 20 दिन है, 20 दिन का जो सर्कल है वो एक बार ख़त्म हो जाए, उसके बाद जो विदिशा है पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। लेकिन जो विदिशा थी धीरे धीरे बीमार बहुत ज़्यादा होने लगी थी। उसके सर पर कोई सफ़ेद बाल नहीं था, लेकिन अब उसके बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगे थे, कमज़ोर से होने लगे थे। ऐसा नहीं होता कि इतनी जल्दी जो बाल होते हैं ना वो भूरे रंग के हो जाएं। हमारे काले बाल हैं, अगर सफ़ेद बाल आने हो तो जड़ों से आते हैं ना, धीरे धीरे फिर बाल बढ़ेंगे 6-7 महीने में, फिर सफ़ेद दिखने शुरू होते हैं एक, फिर धीरे धीरे बाकी बाल सफ़ेद होते हैं। उसके जो बाल थे बहुत ज़्यादा भूरे हो गए थे, जैसे उनके अंदर से काले रंग को सोख लिया गया हो। कई बाल सफ़ेद हो गए थे, अब जड़ों से सफ़ेद नहीं हुए थे, यानी कि बीच से हुए थे। इतने कमज़ोर बाल कि ऐसे कई बार जैसे वेदांत अपनी बहन को तंग किया करता ना, वो रो रही होती, मायूस होती, तो वो पहले की तरह मजाक करने की कोशिश करता कि मैं पहले तंग किया करता था, ये चिढ़ा करती थी। लेकिन भाई बहन में ये ऐसा ही प्यार था, एक दूसरे को तंग करने वाला। वो जानबूझकर उसके बालों में उंगली डालता, जब खींचता कई सारे बाल हाथ में आ जाते। उसकी बहन के बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हुआ करते थे और वो इतने मजबूत थे ना, इतने सुंदर बाल थे कि वेदांत को चिढ़ा करता था कि इसके बाल कितने सुंदर हैं और हम लड़के लंबे बाल रख नहीं सकते, हमारे जेनेटिक्स में है, माँ के भी कितने सुंदर बाल, इसके भी कितने सुंदर बाल, और मुझे मेरे कॉलेज में कोई लंबे बाल रखने नहीं देता, मुझे सपोर्ट पापा करते नहीं कि तू लंबे बाल रख नहीं सकता। इसीलिए वो थोड़ा सा चिढ़ता था, बहन से वैसे ही थोड़ा सा जलता था कहें तो वो जानबूझकर बालों को खींचा करता था कि तेरे सुंदर बाल हैं। अब उसके बाल इतने कमज़ोर और टूटे हुए लग रहे थे कि वेदांत खुद रो रहा था, मेरी बहन कैसी होती जा रही है। वो एक कमरे में जाकर रोया करता, मेरी बहन के साथ क्या हो रहा है, कौन सी बीमारी है जो इसे लग चुकी है। फिर उसे लगा वो औरत अब कुछ कर नहीं रही, उससे कुछ हो नहीं रहा, किसी बड़े आदमी के पास जाना होगा जो इससे निवारण दिलवा सके। अब वो रात बड़ी भयानक निकली थी, जिसके बाद वेदांत ने डिसीजन लिया था कि किसी और के पास जाना होगा। वो औरत घर से हलवा बनाकर लेकर आई थी और उस हलवे में उसने कोई अजीब सी चीज़ डाली थी, जैसे मोर पंख हो, चमकती हुई 2 रंग बदलने वाली चीज़, ऐसा कुछ डाला हुआ था। खिलाई गई थी विदिशा को। इसके बाद विदिशा तड़पने लगी थी। वो औरत कहने लगी थी प्रेत आत्मा निकल रही है, अब बस निकलने वाली है, इसीलिए ये तड़प रही है। लेकिन उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। वो तड़पती, भागने लगती, बाहर भागती, खुद को आग लगाने की कोशिश करती। वेदांत समझ गया था अब किसी बड़े आदमी के पास जाना होगा, इसे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, ये तो देसी नुस्खे से बताई जा रही है, अब इन नुस्खों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं है, तो मैं करूँ क्या।
वो रात बड़ी मुश्किल से उन्होंने निकाली। विदिशा को पकड़ा। पूरी की पूरी रात विदिशा बेहोश सी रही थी, जैसे आंखें चढ़ जाती थी, वो बेहोश होती थी, अजीब हरकतें करती थी, आग लगाने की कोशिश, दीवार को तोड़ने की कोशिश, अपना सर मारने लगती। उसके बाल कमज़ोर हो गए थे, उसका शरीर कमज़ोर हो गया था, वो खाती नहीं थी। जब वो कुछ खाने की कोशिश करती ना, उसी समय उसके अंदर जैसे वो प्रेत आत्मा आ जाती, वो खाने नहीं देती और बड़ी मुश्किल से पानी पी पाती। मुंह पकड़कर उसको पानी पिलाना पड़ता। कुछ खिलाना हो वो दांत जकड़ लेती, कुछ खिला नहीं पाते वो उल्टी कर देती। इस तरह से वो कमज़ोर होने लगी थी और 10-12 दिन वो औरत ने लगा दिए थे। कह रही थी 8 दिन बाकी हैं। वेदांत को लगा नहीं, मुझे कोई तांत्रिक के पास जाना होगा। वो ढूंढने लगा तांत्रिकों को। अब कॉलेज में उसके बहुत सारे दोस्त थे। कॉलेज में जान पहचान का उसे ये फ़ायदा हुआ, हर तरह के दोस्त थे उसके पास। कुछ बिगड़े हुए, कुछ बहुत ज़्यादा अमीर, कुछ बहुत ज़्यादा अजीब, कुछ भूतों की बातें करने वाले, कुछ तांत्रिकों को जान पहचान वाले। अब ऐसे दोस्तों से उसने बात की, मेरी बहन को बहुत परेशानी है, मैं हाथ जोड़ता हूँ यार, मैं तुम पर हंसा करता था, लेकिन कोई तांत्रिक से मिला दो, कोई ऐसे बाबा से मिला दो जो मेरे घर से भूत प्रेत का साया भगा सके। अब उसके 2 काफ़ी अच्छे दोस्त थे। अब अच्छे दोस्त ऐसे थे कि वो मिलता तो उनसे कम था, उनकी क्लास अलग थी, लेकिन जब मिलते थे एक दूसरे की बेइज्जती किया करते, मजाक किया करते। इससे पूरा माहौल सा बन जाता, इससे महफिल जम जाती और वो कम मिलते थे लेकिन बहुत खुश होते थे एक दूसरे की बेइज्जती करके। अब लड़के ऐसे ही होते हैं भाई। तो वो उसकी मदद के लिए आ गए थे। अब उसे वो ऐसे तांत्रिक के पास लेकर गए जिसके बारे में बहुत लोगों ने सुना हुआ था, शहर से बाहर था। उन्होंने अपनी बाइक उठाई थी, बाइक पर बिठाकर वहाँ तक लेकर आए थे। उसके बाद वो तांत्रिक को सब कुछ बताने लगा, ये सब है। अब तांत्रिक हैरान था कि ये प्रेत बाधा तो है, हाँ प्रेत बाधा है इस तरह की, लेकिन ये बहुत आसानी से दूर हो जाती है। आखिर वो लड़की इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हो रही है? पहले तो तांत्रिक घर में आना नहीं चाहता था, उसने कह दिया ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। फिर वो कहने लगा मेरी बहन मर जाएगी, वो मरने की कगार पर है, वो बार बार खुद को आग लगाने की कोशिश करती है, बाल झड़ चुके हैं, सर को दीवार पर मारती है। और वो तांत्रिक हैरान था, उसे ऐसा लग रहा था ये चीज़ उसके लिए भी कोई नई हो। तांत्रिक अंत में मान गया। उसके जो दोस्त थे ना, उन्होंने थोड़ा जिद की, उसे जानता पहचानता था, वो तांत्रिक को लेकर आए। अब तांत्रिक ने कहा था मैं पैसे वैसे कुछ नहीं लूँगा। अब जान पहचान में थे, इसीलिए जब तांत्रिक घर में आया, घर में पैर रखते ही वो कहने लगा था यहाँ तो बहुत गड़बड़ है, यहाँ कोई कुछ कर रहा है और तुम्हें पता भी नहीं। ये सुनकर वेदांत ने कहा क्या मतलब, क्या कर रहा है? हमने दवाइयाँ दी हैं, झाड़ फूक की है। और उस तांत्रिक ने कहा यहाँ कोई जादू टोना कर रहा है और बार बार कर रहा है, बहुत ज़्यादा बार कर रहा है, कोई ख़ास चीज़ को पाने के लिए, और तुम्हें पता नहीं चल रहा। तब उस तांत्रिक ने कहा ये काले नींबू किसने रखे, ये मोर पंख किसने सजाए, इस लड़की की कलाई पर ये धागा रंग बिरंगा किसने बांधा, इसकी जो चप्पल है उसके नीचे ये लाल खून जो कि एक जानवर का खून है, किसने लगाया है? कौन है जो इसके पलंग के नीचे ये पुड़िया रख के गया है? तुम पागल हो? घर में ये सब चीजें रख के जा रहा है कोई, तुम्हें पता तक नहीं? इन चीजों को बाहर निकालो। वेदांत हैरान, वेदांत की माँ हैरान, वेदांत के पिता हैरान। उन्होंने कहा ये तो झाड़ फूक वाली चीज है ना जो वो औरत रख के जा रही है, जो इसे भूत से दूर करने के लिए कर रही है। तब उस तांत्रिक ने कहा था यहां फंसाया है तुम्हें लग रहा है वो तुम्हारी मदद कर रही है, ये चीज़ें रखने वाला ही तुम्हारी परेशानी की जड़ है। ये चीज़ें जो रख रहा है ना, इसमें वो काले जादू का इस्तेमाल कर रहा है, टोना, जादू टोना उसका इस्तेमाल कर रहा है, जिससे तुम्हारी बच्ची को वो अपने कब्जे में करना चाहता है। ये चुड़ैल शक्ति होती है कि किसी लड़की के शरीर में चुड़ैल की आत्मा डाल दी जाए जिससे वो बार बार परेशान हो, लेकिन चुड़ैल की आत्मा किसी से बांधी नहीं जा सकती, चीज़ें बार बार अलग अलग पास लानी पड़ती है जिससे वो फंसता रहे। अब विदिशा की माँ सब कुछ समझ गई। उसके बाद उन्होंने वो सारा सामान लिफाफे में रखा, पास की नदी में वहाँ फेंक आए, ज़मीन में गाड़ दिया। इसके बाद वो तांत्रिक माथे पर कुछ विभूति लगाने लगा। अब जो उसका शरीर था, उसका जो पिल्लो था, पिल्लो के नीचे कुछ रुद्राक्ष रख दिए। उस तांत्रिक ने कहा कि रुद्राक्ष जो नेगेटिव एनर्जी है उसे सोख लेता है, यानी वो रुद्राक्ष काला होता जाएगा लेकिन लड़की को कुछ नहीं होगा। 5-10 मिनट सामान निकला, रुद्राक्ष रखा तो वो लड़की बिल्कुल ठीक सांस ले रही। ऐसा लग रहा था जैसे कोरोना हुआ हो, अभी ठीक हुई हो, सांस बड़ी मुश्किल से आ रही। वो कह रही मुझे भूख लगी है। तांत्रिक ने कहा खाना खिलाओ इसे खाना खिलाओ और ज़रा उस झाड़ फूक वाली को लेकर आओ।
इसके बाद विदिशा की जो माँ थी बहुत ज़्यादा गुस्सा कि उसके मैं सर पे ये मारूंगी वो मारूंगी। अब विदिशा के पिता ने कहा नहीं, उसे यहाँ लेके आ एक बार। तांत्रिक भी कहने लगा यहाँ बहला फुसला के ले आ एक बार। उसके बाद विदिशा की माँ गई, खुद पर कंट्रोल करके उस औरत को लेकर आए। उसके बाद जैसे ही लेकर आए वो तांत्रिक नीचे झाड़ू पड़ा था और झाड़ू पकड़ पकड़ के मारे जा रहा, पीटे जा रहा। उसके बाद पड़ोसी इकट्ठा होने लगे, क्या बात हो गई। तब विदिशा की माँ ने आसपास भी बताया कि ये इसने किया है, जादू टोना किया है। इसने शुरुआत कैसे की पता नहीं, लेकिन हम मदद के लिए इसके पास गए थे और ये बार बार हमारे पास आकर ना ये सब चीज़ें कर रही थी। ये जादू टोना इसने किया, मेरी बेटी को मारने की तैयारी ये कर रही थी। तब उस तांत्रिक की पिटाई के बाद उस औरत ने बताया उसकी जो बेटी थी ना, उसे एक बीमारी थी, अजीब सी बीमारी पेट की, शरीर की, कि उसकी जो आंतड़ियाँ थी या उसके जो क्या कहते हैं खून की नाड़ियाँ वो पतली हो रही थी, जिस कारण उसे हार्ट की प्रॉब्लम थी। उसका शरीर पतला रहता, उसे खून चढ़ाना पड़ता, वो कमज़ोर रहती और धीरे धीरे जैसे मर रही थी। उसकी ज़्यादा लंबी उम्र नहीं होती, इसीलिए वो जादू टोना का सहारा लेने लगी थी। वो एक ऐसी लड़की ढूंढ रही थी जिस पर जादू टोना करके उसकी जो यौवन है, उसकी जवानी है, वो अपनी बेटी को दे सके। इस तरह वो अपनी बेटी को हमेशा के लिए जवान रखना चाहती थी, उसकी उम्र लंबा करना चाहती थी, लेकिन किसी और की कुर्बानी देकर। उसने बताया कि जब वो यहाँ घर पर रहने आए थे तो वो सफाई करवाने के लिए यहाँ एक बार आई थी, देखने के लिए घर को, कि हम पड़ोसी हैं, जैसे पड़ोसी आते हैं ना घर में। जब वो वहाँ पर आई थी तो काले रंग का नारियल वो बाहर जो मिट्टी है ना वहाँ दबाकर चली गई थी और किसी को पता तक नहीं चला। इससे थोड़ी सी परेशानी आई, लेकिन जब वो नारियल 2-3 दिन में गल गया, उसकी शक्ति खत्म, तब तक वो बीमार हो चुकी थी और विदिशा की माँ उस औरत को घर में ले आ चुकी थी। उसने नींबू रख दिए, ये सब करती गई और ये एक चक्रव्यूह में उसने फंसाए रखा। 20 दिनों बाद विदिशा की मौत हो जाती और उसकी जो बेटी थी उसकी उम्र शायद थोड़ी लंबी हो जाती। इसीलिए किसी और को मारकर अपनी बेटी को वो यौवन देना चाहती थी। अब वो तांत्रिक भी बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वहाँ पुलिस को वो बुलाना चाहते थे, लेकिन जो आस पड़ोस वाले थे उन्होंने उस औरत को वहाँ से भगा दिया, उसकी बेटी को वहाँ से भगा दिया। पुलिस में कंप्लेंट अब करना तो चाहते थे विदिशा और उसके पिता, लेकिन आस पड़ोस वाले थोड़ा सा जिद करने लगे कि इसे भगा देंगे, अब ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आप पुलिस वालों को कुछ बता नहीं पाएंगे कि कैसे किया और पुलिस वाले ये बात पर यकीन भी नहीं करेंगे, तो उन्होंने उस जगह से उसे भगा दिया। और इस तरह विदिशा अगले दिन ही ठीक हो गई। उसे दोबारा आंखें चढ़ना या ये सब कभी महसूस हुआ ही नहीं। वो औरत घर में आकर खीर खिलाकर उसे फंसाती थी, उसे चुड़ैल की शक्ति में फंसाती थी। और इसके बाद वेदांत और वेदांत के पिता ने भी वेदांत की माँ को ये समझाया कि लोगों के आस पड़ोस के घर में ज़्यादा नहीं जाना है, अब काम की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जैसे बाकी करते हैं ना, कोई चीज़ किसी के घर में नहीं लेकर आनी, किसी अनजान को घर नहीं लेकर जाना, और कोई खास जो ऐसा झाड़ फूक करता है ना उसे घर के इर्द गिर्द भटकने तक नहीं देना। इस तरह दोबारा उन्हें उस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। उन्हें लग रहा था ये छोटी सी परेशानी है, लेकिन इसका जो ट्विस्ट था ना वो काफ़ी गंभीर था। जिस पर वो सबसे ज़्यादा यकीन कर रहे थे वही उन्हें फंसाने पर लगा हुआ था, और देर हो जाती तो मुसीबत बहुत बड़ी हो जाती। तो दोस्तों अब बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी? आपको अंदर तक डर लगा या नहीं लगा? प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।